नमस्कार दोस्तों, आज है 3 मार्च 2024 और हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में। आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, उसका मकसद क्या है, क्यों मनाया जाता है, इस वर्ष का थीम क्या है और यूएन ने पूरी दुनिया को आज के दिन के लिए क्या मैसेज दिया है, वो सब जानेंगे। साथ ही हम वाइल्ड लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। यूपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछती आई है, कोई भी एक वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको दे देती है, उसके बारे में पूछती है। तो इस वीडियो के लास्ट में हम तेंदुए के बारे में चर्चा करेंगे और चीता से उसका कंपैरिजन करेंगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है वन तारा को लेके। वन तारा एक प्रोजेक्ट है, एलिफेंट हॉस्पिटल है, जहाँ पर हाथियों के संरक्षण के लिए, हाथियों की हेल्थ के लिए, उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है, एक रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। तो बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे जाके देख सकते हो। तो आइए यहाँ पे चर्चा करते हैं। 3 मार्च 2024 है आज और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है आज। तो आगे देखते हैं आज का थीम क्या है, इस वर्ष का थीम क्या है यूएन का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इस तरह से हैशटैग करके आप वीडियो बना सकते हैं। अगर आप रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आपको बनाना चाहिए। और उनका मैसेज भी यही है कि डिजिटल इनोवेशन हो, ताकि जो ये मैसेज है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का हर व्यक्ति तक पहुँचे, हर संस्था तक पहुँचे और हर उस स्टूडेंट तक पहुँचे जो पढ़ाई कर रहा है। आगे जाके उसके मन में इस तरह का विचार पैदा हो कि वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। तो इस तरह से आप वीडियो बना सकते हैं। इस वर्ष का थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो 3 मार्च 2024 को ये मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, यूएन सेलिब्रेट करता है इसको। ये उनका लोगो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। उनकी साइट पे जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की जो ऑफिशियल साइट है, उस पर लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 3 मार्च टू सेलिब्रेट वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। एवरी ईयर वी रिकॉग्नाइज द यूनिक रोल्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ टू पीपल एंड द प्लेनेट। द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024 थीम इज कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये उनकी साइट पे लिखा हुआ है, वहाँ से मैंने कॉपी किया है। तो आप देख सकते हैं ये थीम है कई सारी। देखो 2024 की थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किस तरह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर हमारी थीम आई है। देखो सबसे पहले हमने वाइल्ड लाइफ क्राइम से संबंधित मकसद या उद्देश्यों पर काम किया। उसके बाद हमने एलिफेंट कंजर्वेशन पर देखा 2016 में। लिसन टू द यंग वॉइस 2017 की इस तरह की थीम थी। 2018 में बिग कैट के बारे में थीम रखी गई, बिग कैट के लिए। उसके बाद लाइफ बिलो वाटर का सेव वाटर पर थीम थी कि किस तरह से पीपल और प्लेनेट वाटर को बचा के आगे बढ़ सकते हैं। सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ अर्थ 2020 की थीम थी। 2021 की फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। 2022 की रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की थीम थी 2022 में। और 2023 की थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। संस्थाओं को आगे आना है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। और 2024 के लिए संस्थाओं से आगे बढ़कर आपको हर व्यक्ति विशेष को आगे आना होगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, तभी हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। इस तरह से किस तरह से थीम अराइव हो रही है, ये कितना शानदार है, आपको देखना है। क्योंकि हमारा जो आने वाला समय है, पीढ़ियाँ हैं, उनके मन में एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के बारे में सही नॉलेज हो, सही सोचे, वो उनको नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचे। इस तरह से हमको आगे बढ़ना है, तो ये सही अप्रोच है। इस वर्ष का थीम है कनेक्टिंग द पीपल एंड प्लेनेट। हर व्यक्ति को प्लेनेट के साथ जुड़ना होगा ताकि वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन किया जाए। तो इस तरह से हमने थीम देखी। अब उनके जो साइट है यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वहाँ पे उन्होंने एक 2-4 मिनट का वीडियो बनाया। उस वीडियो में उन्होंने क्या मैसेज दिया वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप उसे देख सकते हैं। आवर कनेक्शन विद ईच अदर एंड विद नेचर आर ट्रांसफॉर्मिंग ऑल द सेम टाइम वी आर सीइंग टेक्नोलॉजी एडवांस एंड बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन लाइक नेवर बिफोर। अराउंड द वर्ल्ड इनोवेशन डिजिटल टेक्नोलॉजीज हेल्पिंग अस communicate, share ideas and conserve our planet, wild animals and plants. This year for the United Nations World Wildlife Day
वी एक्सप्लोर आवर इवॉल्विंग कनेक्शन विथ आवर प्लेनेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी। जॉइन अस फॉर व्हाट आर द डिजिटल इनोवेशन दैट आर ड्राइविंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन राइट नाउ। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू मेक श्योर नो वन लेफ्ट बिहाइंड इन दिस जर्नी, पीपल एंड प्लेनेट, एंड टू मेक श्योर वाइल्ड लाइफ कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर जनरेशन टू कम। इस तरह से ये उनका थीम है जो आप पढ़ सकते हो। वे फॉरवर्ड में क्या क्या आ सकता है देख लीजिए। वे फॉरवर्ड में हमको हमारे जंगल जो ख़त्म हो रहे हैं, एक तो जंगल के लिए जगह नहीं बची, दूसरा जंगल में पेड़ों की क्वालिटी भी ख़त्म होती जा रही है, अच्छे पेड़ लगे हुए नहीं है। मतलब पेड़ वो ऐसे पेड़ लगे, नीम, बेर, बबूल, आम, ताकि उनसे हमें आमदनी भी हो, जनजातियों को आमदनी भी हो। और ये पेड़ ऐसे होते हैं नीम, बेर, बबूल के कि कम पानी में भी अच्छे से उगते हैं। तो इस तरह से हमारे जंगल स्पेस ख़त्म हो रहा, उनकी क्वालिटी पेड़ भी नहीं है वहाँ पे, तो हमको उनको बढ़ाना होगा। मानव और वन्यजीव संघर्ष, इसके पीछे कारण है, एक तो वन्यजीवों को पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, दूसरा उनको खाना नहीं मिल रहा, इस वजह से वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। और जंगल छोटे हो गए, इस वजह से भी वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो मानव और वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा हाथी कहीं रोड पर आ जाते हैं, तेंदुए बस्तियों में घुसने लग गए हैं, टाइगर, चीता, टाइगर अभी रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व वहाँ से टाइगर निकलकर निचली बस्तियों में आ जाता है, कहीं हर साल 5 से 6 लोगों को मार देता है। चीता, अभी हम चीता लेकर आए हैं अफ्रीका से। बंदर भी कई बार उग्र हो जाते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं, फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। पक्षियों का हम देखते हैं, प्रवासी पक्षी लगातार आ रहे हैं। अभी सांबर में काफ़ी प्रवासी पक्षियों की मौत हुई थी। गिद्धों की मौत हो रही है क्योंकि गिद्धों जो पशुओं में जो दवा का इस्तेमाल किया जाता है वो उनके लिए हानिकारक हो रहा है। और ग्रेट इंडियन बस्टर लगातार कम होते जा रहे हैं, 149 के आसपास ग्रेट इंडियन बस्टर बचे हुए हैं। तो ये सब परिणाम क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ कम होती जा रही, सीधा सीधा कहने का मतलब। और ये अगर वाइल्ड लाइफ कम होती रही तो ये हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी प्रकृति के लिए अच्छी बात नहीं है। हमको इसको कंजर्व करना ही होगा, क्योंकि अगर हाथी, तेंदुआ, टाइगर, चीता, बंदर अगर ये लोग कम हो जाएंगे तो किसी दूसरी प्रजातियों की संख्या बढ़ेगी और इस तरह से इम्बेलेंस आ जाएगा। तो हमको वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, उनको बचाना है, जिस हिसाब से वो है उसी हिसाब में उनको रखना है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं हो कि वनों का जो मूल स्वरूप है उनको नष्ट कर दें। हमने क्या किया, हम जो भी फॉरेस्ट रिजर्व होते हैं या नेशनल पार्क होते हैं उनमें कंक्रीट निर्माण पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तारों की बैरिकेड्स वगैरह लगाते हैं। उसकी बजाय हमको नेचर के करीब नेचर को ही अपनाना चाहिए। जैसे पेड़ों का सीमांकन हम बांसों को लगा के करें, है ना। बांस किस तरह से, इस तरह से बांस लग जाते हैं। तो कंक्रीट लगाने के बजाय हमको क्या करना चाहिए, हमको नेचर से ही सोल्यूशन निकालना चाहिए। अभी मैं एक वेटलैंड के पास वेटलैंड है हमारे पास में, घर के पास में, वहाँ पे मैं जाता हूँ, 4-5 साल से जा रहा हूँ। मैंने देखा है जब वहाँ पे वो जो जैसा था वैसा ही था ना, तो वहाँ पे खूब सारे माइग्रेटिव बर्ड्स आते हैं। लेकिन पिछले 1 या 2 साल से गवर्नमेंट ने वहाँ पे वेटलैंड बना दिया और लवकुश वाटिका बना दी, लवकुश वाटिका। अब वहाँ पे है ना माइग्रेटिव बर्ड्स आना बहुत कम हो गया। पहले तो तरह तरह के बर्ड्स आते थे, अब बहुत कम आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने चारों तरफ बाउंड्री कर दी है, कंक्रीट की बाउंड्री। तो उनको पता ही नहीं है, पक्षियों को वो खुला एनवायरनमेंट मिल ही नहीं रहा। तो ये एक तरह का ये भी होता है कि आप कंजर्वेशन तो करो लेकिन उनके मूल स्वरूप को नष्ट ना करो। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए आपको क्या करना होगा, आज की जो पीढ़ी एजुकेशन है, एजुकेशन में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड चैप्टरों का समावेश करना होगा और उनको ऐसी शिक्षा देनी होगी, उनके थॉट को ऐसा करना होगा, तभी बदलाव हो सकता है। और हर चीज़ का बदलाव अगर आपको करना है तो आपको एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना होगा, एजुकेशन वैसा देना होगा। बच्चों को अगर आपने आज पाठ पढ़ा दिया कि भाई वाइल्ड लाइफ को बचाना है, तो फिर वो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आज की पीढ़ी जो आ रही है उसमें बदलाव कर सकते हैं। अभी तक जो पीढ़ियाँ बड़ी हो गई उनमें तो आप उनकी थॉट को बदल नहीं सकते। अगर वो जानवरों को मारते हैं, खाते हैं, तो वो उनका बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन आने वाली पीढ़ी, जो बच्चों को अगर आपने कह दिया कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, तो फिर वो थॉट उनके मन में चला जाएगा, वो कभी वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो इस तरह से हमको शिक्षा पर जोर देना चाहिए। हमारी शिक्षा आर्थिक उन्नति की होने के बजाय आत्मिक उन्नति, मानवता की उन्नति की हो, पर्यावरण संरक्षण वाली शिक्षा हो। तो इस तरह से हम बदलाव ला सकते हैं बहुत बड़ा। दूसरा, धर्म की प्रकृति कैसी थी, धर्म नेचर ओरिएंटेड थे, पहले प्रकृति संरक्षण पर ध्यान देते थे। लेकिन आज हम रास्ता भटक गए हैं, हमारी लाइफ स्टाइल, हम आधुनिक होते जा रहे हैं। आधुनिक होने के नाते हम हमारे धर्म के जो मूल तत्व उनको भूल कर अलग ही हमारी लाइफ स्टाइल, अलग ही हमारी जीवन शैली हो गई है।
तो वो भी सही नहीं है। तो हमारी लाइफ स्टाइल है ना, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट हो। कितना बड़ा मिशन मोदी जी ने चलाया है, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट। तो हमको पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना होगा और उसी से सारे बदलाव संभव होंगे। अब वाइल्ड लाइफ से संबंधित कुछ ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। यूएन तो है ही सही, यूएन स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था 1972 से, वहाँ से वाइल्ड लाइफ को लेके हमारे यूएनईपी और यूएनईपी करके एक संस्था बनी थी 1972 में, जो सबसे बड़ी संस्था है पर्यावरण संरक्षण को लेके, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण को लेके। उसके बाद आईपीसी का पैनल बना और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह से ये सारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम नॉन गवर्नमेंटल की बात करें तो IUCN 1948 में आया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑन नेचर, ये सरकार और नागरिकों की भागीदारी से बना था। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आया और इसी IUCN की बैठक में एक एग्रीमेंट हुआ जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित है। साइट्स कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये क्या है? ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक तरह का एग्रीमेंट है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज के जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको रोकना है उनका मकसद। 1973 में ये एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद इसी को लेके, इसी के डाटा एनालिसिस को लेके, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन बना, ट्रैफिक बना। तो इस तरह से सिटी और ट्रैफिक, साइट्स और ट्रैफिक करके जो दो है आपको ध्यान रखना है। वाइल्ड लाइफ से संबंधित साइट्स क्या है? एग्रीमेंट है, जबकि ट्रैफिक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। और ये किससे संबंधित है? ये इनका संबंध IUCN से संबंधित है, ये UN से संबंधित नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। UN एक अलग बॉडी है और ये तीनों एक अलग बॉडी है, इनका UN से कोई संबंध नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो बिग कैट अलायंस है उसमें जो 7 जो बिग कैट है उनके बारे में, बाघ, जगुआर, सिंह, चीता, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड और पूमा करके जो 7 बिग कैट है, उनमें से आज हम चर्चा करने वाले हैं चीता के बारे, इसके तेंदुए के बारे में। तेंदुआ आए दिन बस्तियों में घुसता रहता है। तो तेंदुआ और चीता कैसे अलग है, इनमें डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। तो तेंदुआ क्या होता है? इसका टांगे मध्यम होती है, इसका सिर बड़ा होता है, लंबा शरीर होता है और ये बाघ शेरों में सबसे छोटा होता है। तो इस तरह का होता है चीता। इसका शरीर क्या, थोड़ा भारी भरकम होता है। ये काफ़ी शक्तिशाली, ये पेड़ों पर रहता है और अपने शिकार को नोचकर पेड़ के ऊपर ले जाता है, इतना शक्तिशाली होता है। ये बहुत चतुर शिकारी है। इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होती है और ये रात्रिचर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तेंदुआ क्या होता है? रात्रिचर होता है, शक्तिशाली होता है। अगर चीता और तेंदुआ में शक्तिशाली की बात करें तो तेंदुआ ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसका संरक्षण स्टेटस है नियर थ्रेटेंड, ये संकटापन्न में आता है, नियर थ्रेटेंड में आता है। तो आपको ये भी देखना है IUCN में। तो इस तरह से तेंदुओं के बारे में हमने ये देखा। इस पे, इसके शरीर पे इस तरह के धब्बे होते हैं। ये होता है चीता। चीता इस तरह का होता है और तेंदुआ इस तरह का होता है। इसमें थोड़ा सा सफ़ेदपन है, देखो ना, आप देख रहे हो ना फोटो। इसका स्टेटस देखें तो ये भारत में तो ये विलुप्त हो चुका। अभी अफ्रीका से हम 12 चीता लेकर आए हैं, लेकिन जो अफ्रीकी चीता होता है उसका जो संरक्षण स्टेटस है वो वल्नरेबल है। और साइड्स में आता है, ये अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है। और इसका सिर क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। इसका वज़न कम होता है। इसका आकार बड़ा होता है, लंबी टांगें होती है और इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। सबसे तेज़ गति से दौड़ने वाला जो एनिमल है वो है चीता। इसकी स्पीड होती है 90 से लेकर 135 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमने चीता के बारे में देखा। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, चीता और लियोपार्ड या तेंदुआ। आप कैसे पहचानोगे कौन सा चीता है कौन सा तेंदुआ है? तो ये कुछ अंतर होते हैं। जैसे ये चीता है, इसका शरीर पतला होता है, लंबा होता है और इसका वज़न कम होता है। क्यों? क्योंकि इसको स्पीड ज़्यादा है, इसको दौड़ना ज़्यादा है। अपने शिकारी को पकड़ने के लिए इसको बहुत तेज़ दौड़ना होता है। तो इसकी स्पीड, एक जो हेल्दी चीता है उसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक होती है, मतलब कार की स्पीड से भी ज़्यादा। और ये क्या होता है? चीता क्या होता है? समूह में रहता है और इसकी ताकत कम होती है, कम ताकतवर होता है, इसलिए समूह में रहता है, ऐसा कह सकते हैं। जबकि जो तेंदुआ होता है वो हमेशा अकेला रहता है। आपने जब भी तेंदुए को देखा होगा, बस्तियों में आता है, अकेला तेंदुआ आता है और अकेला रहता है। इसका शरीर क्या होता है? मोटा भारी भरकम होता है, थोड़ा पीलापन में होता है, ये थोड़ा सफ़ेदपन में होता है। चीता थोड़ा सफ़ेदपन में होता है जबकि तेंदुआ थोड़ा पीलापन में होता है। तेंदुए की बात करें, तेंदुआ का शरीर मोटा होता है, ऊंचाई कम होती है, हाइट इसकी कम होती है चीता की बजाय, और ये थोड़ा छोटा होता है, चीता से थोड़ा छोटा होता है। इसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वज़न ज़्यादा होता है इसमें, तो इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। इस तरह से हमने अंतर देखा। क्या अंतर देखा? चीता
लंबाई ज़्यादा होती है, ऊंचा दिखता है, जबकि जो तेंदुआ होता है छोटा होता है, भारी भरकम होता है, ताकतवर ज़्यादा होता है। स्पीड इसकी थोड़ी कम होती है, जबकि चीता की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका शरीर थोड़ा हल्का होता है। और एक सबसे बड़ा अंतर जो होता है, आंसू रेखा का अंतर होता है। इस तरह की आंसू रेखा होती है चीता में ये जो आपको दिख रही होगी ना, इस तरह से इधर से भी इधर से भी इसकी आँख से जो काजल, जैसे काजल लगाता है ना, तो वो जैसे मान लो बह के मुँह तक आता है, इस तरह से इसकी आंसू रेखा होती है। चीता को हमने देखा ये दिन में आता है, ये रात्रिचर नहीं है। जैसे अपना भोजन को लेने के लिए या शिकार ये दिन में करता है, ये रात में नहीं करता है। जबकि जो तेंदुआ होता है वो रात्रिचर होता है। और अगर इनका गर्भकाल देखें तो 3 महीने होता है। चीता का गर्भकाल 3 महीने मतलब 90 से 98 दिन होता है, और 3 से लेकर 4 शावक को जन्म देता है। जबकि जो तेंदुआ होता है उसका गर्भकाल 90 से लेकर 105 दिन होता है, मतलब लगभग 3 महीने होता है। ये 2 शावक को जन्म देता है। चीता 4 शावक को जन्म देता है, जबकि तेंदुआ 2 शावक को जन्म देता है। आपको ये ध्यान रखनी। और इन दोनों के जो शावक होते हैं वो शुरुआत में अंधे होते हैं, मतलब जब पैदा होते हैं तब है ना अंधे होते हैं, 10-15 दिन बाद उनकी आंखें खुलती है। इस तरह से ये होता है। आंसू रेखा के बारे में मैंने बताया, इस तरह की आंसू रेखा होती है, जबकि तेंदुओं में इस तरह की आंसू रेखा नहीं होती है। आगे वाले वीडियो में देखते हैं, ये देख लीजिए, ये है चीता। इस चीते में इस तरह से आंसू रेखा होती है। इस आंसू रेखा के आधार पर आप पहचान सकते हो कि कौन सा चीता है और कौन सा तेंदुआ है। ये तेंदुआ में इस तरह से देखो आंसू रेखा नहीं है, और चीता में इस तरह से होती है। तो इस तरह से हमने ये पूरा वीडियो बनाया, देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।